हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वीआईपी फिजिक्स। बच्चे, आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रस्ट में इस चैप्टर की सभी वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि वाह मजा आ गया और इससे ज्यादा हमें और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल से लेकर डेरिवेशन, थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दिस चैनल। ओके, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत कहां से हुई? एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। 1820 के आसपास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओरस्टेड। क्या नाम था? ओरस्टेड। ओरस्टेड ने ये कहा कि एक मैग्नेटिक जो नीडल है, जैसे जिसमें नॉर्थ और साउथ लिखे होते हैं एन और एस, मैग्नेटिक जो नीडल है उसको एक वायर के नीचे रख दिया। उसको एक वायर के नीचे रख दिया। एक बैटरी थी, रेजिस्टेंस या रियोस्टेट जोड़ दिया और की को हमने इसमें ऑन कर दिया। जैसे ही की को ऑन किया तो कॉमन सेंस है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। आई करंट पास हुआ, लेकिन आई करंट पास होने के साथ साथ जो मैग्नेटिक नीडल थी उसने भी डिफ्लेक्शन शो कर दिया। उसने क्या शो कर दिया बच्चे? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो ओरस्टेड को एक बात समझ में आ गई कि भाई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रोल मैग्नेटिज्म में जरूर है। इलेक्ट्रिसिटी का रोल मैग्नेटिज्म में ये है कि जब भी करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। बस वहीं से मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, दूसरे वाले केस में बैटरी को रिवर्स कर दिया। यहां पर ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, इसको ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कर दिया। कुल मिला के बात ये हुई कि उन्होंने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। जैसे ही करंट की डायरेक्शन को बदला तो मैग्नेटिक जो नीडल है वो दोबारा डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। लेकिन पहले वाले में इस वाले सिचुएशन में क्या फर्क हुआ? इतना फर्क हुआ कि जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो इसी बात से सिद्ध हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमारे पास आई कि एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज की बात है, क्योंकि हम I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी पढ़ चुके हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अराउंड कोई भी एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो करंट है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओरस्टेड का छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमने आपको समझा दिया। देखो, अगला टॉपिक देखते हैं कि रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का तो पता लगा लिया कि भाई हाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें? तो बच्चे ये 3-4 रूल हैं, इनको मैं एक एक करके थोड़ा समझाता हूं, आपके हमेशा काम आएंगे ये रूल्स। पहला है स्नो रूल। स्नो रूल में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो तैर रहा है, पर यह ध्यान देना है कि कहां से कहां तैर रहा है? साउथ से नॉर्थ तैर रहा है, साउथ से नॉर्थ। और इसमें करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, जो आई है ना करंट, वो भी डायरेक्शन कैसे है? साउथ से नॉर्थ में है। अब जब भी ये व्यक्ति तैर रहा है तो इसने क्या किया, अपने नीचे या मैं ये कहूं कि अपने ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। और मैग्नेटिक नीडल हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर शो करता है? नॉर्थ और साउथ के अंदर। तो मैग्नेटिक नीडल भी ऐसे ही रही होगी कहीं ना कहीं। ये एन था और ये एस था और साउथ से नॉर्थ ये तैर रहा था। ये वेस्ट के अंदर डिफ्लेक्ट हो गई। पर यहां पर ध्यान रखना कि जो करंट की वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में होगी? साउथ से नॉर्थ में होगी। तो हम यहां से एक ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि यदि करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट में होगा। वो किस में होगा? वेस्ट में होगा। ये लाइन लिख रखी है, इमेजिन कर रखा है कि एक आदमी तैर रहा है। ये सारी चीजें आप देख लेना। अगला है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू आपने सभी देखे होंगे, पेंच देखे हैं कि नहीं? देखो इस टाइप के पेंच हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है इस रूल के अंदर, जैसे हम पेंच कसते हैं तो आप एक बात बताओ, पेंच को कैसे कसते हो? मान लीजिए इसके ऊपर कसना है पेंच को, तो हम ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, बिल्कुल ऐसे तरीके से तो घुमाएंगे। तो जिस डायरेक्शन के अंदर घुमा रहे हैं वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताता है, या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। और जैसे ही पेंच घुमाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लकड़ी के अंदर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन के अंदर जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? हम करंट की डायरेक्शन बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन के अंदर बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा और करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो मान लीजिए मुझे इस कार्डबोर्ड के ऊपर और इसको कसना है। अगर मैं इसको कसूंगा तो मुझे ऐसे कसना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है बच्चे, और करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, ऐसे। ठीक है, यदि मैं इसके ऊपर बात करूं तो मैं इसको ऐसे
कसूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और कोर जो अंदर की तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, हमारी करंट की हो जाएगी। ठीक है, उससे अगला टॉपिक देखिए, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा सवाल है ये। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप अपने अंगूठे को इस प्रकार से कर लीजिए, और जो कंडक्टर है ना, जिस कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन के अंदर आप अपने अंगूठे को ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ऊपर की तरफ करंट पास हो रहा था, तो मैंने अंगूठा करंट की डायरेक्शन में ही ले लिया, तो मेरी जो फिंगर्स हैं, जो मेरी उंगलियां हैं, ये वाली उंगलियां ऐसे देखो, ऐसे ये उंगलियां मुझे क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएंगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, इसमें अगर इस तरफ करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करो और उंगलियों को ऐसे कर लो, तो ये उंगलियां जो है ऐसे, ये क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। यदि मैं बात करूं आपसे इस वाले की, इसमें अगर आई करंट नीचे की तरफ है तो आप कैसे कहोगे बताओ, ये देखो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा कर लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी हमारी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, बोलो। देखो बच्चे, अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसको समझ गए तो इसकी एप्लीकेशन को समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एक हमने कोई भी एक वायर ले लिया जिसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस वायर के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे है, यहां से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, और इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बायोट-सावर्ट एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या कहा कि आप ना एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लीजिए। एक स्मॉल एलिमेंट हमने डीएल कंसीडर कर लिया, स्मॉल एलिमेंट डीएल, और इस डीएल से इस पॉइंट पी के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस डीएल के जो है ना, ये इस आर के साथ हमारा जो एंगल है वो बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, इसमें आई अगर करंट पास हो रही है तो इस डीएल और एलिमेंट में से आई इंटू में डीएल करंट पास होगी, और इसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी ना कह के डीबी बोल लेंगे। ठीक है, सावर्ट ने ये कहा था कि जो डीबी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किस के, एक तो इसमें जो करंट पास हो रही है डीएल एलिमेंट में, इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है साइन थीटा, अगर थीटा बढ़ेगा या घटेगा तो भी डीबी पे प्रभाव पड़ेगा, तो साइन थीटा के, और जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर के। ठीक है, तो अब बायोट-सावर्ट लॉ ने जो जो बातें बताई वो हमने लिख दी, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, dB directly proportional to sin theta और inversely proportional to the square of distance where we have to find out the magnetic field। तो इक्वेशन नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से हम क्या लिख सकते हैं, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर लिख दिया, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर ना मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो इसको हटाने के बाद इक्वल का निशान आएगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, और इस के की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो अब मेरे पास डीबी की वैल्यू आ चुकी है, इसको बोल के देखो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बात करें तो यहां से आई तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डीएल हो गया और साइन थीटा हो गया, तो मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा देता हूं। इससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो अब जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो वो होता है मेरे पास ए बी साइन थीटा। तो यहां पर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। तो अब इसकी बात करें तो ये डीएल हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, ये आर कैप हो गया, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा हो गया। तो मेरे पास लास्ट में आ गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड उस करंट एलिमेंट के ऊपर, उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम इसी भाषा में लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस में आर अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं,
यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर अपॉन में r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन में मैंने बताया था आपको, राइट हैंड रूल बताया था। इसके अंदर करंट कैसे पास हो रही है, ऊपर की तरफ पास हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में हम अपना अंगूठा लेंगे, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है ना, तो इसमें अपना अंगूठा लेंगे, और अंगूठा लेंगे तो हमारी फिंगर किस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है। तो इस पॉइंट पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जो भी बोर्ड के इनवर्ड होगा उसको हम बच्चे क्रॉस से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो ये उंगलियां हमारी घूम के ऐसे आ चुकी है, तो ये बोर्ड से जब आउटर की तरफ होंगी, आउटसाइडर होंगी, तो उसको हम ऐसे डॉट और एक गोला इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये ध्यान रखना, मैं कई बार ऐसी चीजें यूज करूंगा, तो आप समझ जाना कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ है ऐसे। ठीक है, तो ये चीजें हमने आराम से डिस्कस कर ली है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया बायोट सावर्ट लॉ से। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोट सावर्ट लॉ, हम ये निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। तो देखो इसके डायग्राम को पहले बेहतरीन तरीके से आप समझो। इसका डायग्राम क्या कहता है कि एक हमने स्ट्रेट वायर ले लिया जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही थी। कितनी करंट फ्लो हो रही थी बच्चे, आई करंट फ्लो हो रही थी, और इस वायर की वजह से इस पॉइंट बी के ऊपर, सॉरी पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तरीका हमारा वही रहेगा, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट से ये जो पी पॉइंट था वो ये आर दूरी के ऊपर था, और इस वायर के साथ जो थीटा एंगल बना रखा था पहले, जो उसी प्रकार यहां पर भी थीटा एंगल बना रखा है। हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि इस वाले जो ये जो लाइन है ना, ये जो आर वेक्टर वाली लाइन है, इसने इसके साथ एक स्मॉल एंगल फाई बना रखा है। क्या बना रखा है, फाई। फिलहाल अगर इसको फाइनाइट लेंथ की बात करें तो हम क्या करेंगे, फाई 1 और फाई 2, मतलब ये जो बिंदु है, इस जो तार का जो अंतिम छोर है, इस तार का जो अंतिम छोर ऊपर है वो इस पॉइंट से मान लीजिए फाई 2 दूरी पे है, और नीचे किस दूरी पे है, ये फाई 1 दूरी पे है। और ये जो पी पॉइंट है ये इस तार से अगर परपेंडिकुलरली की बात करें तो ये ए डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। तो आई होप यू गोट द आइडिया अबाउट द डायग्राम। आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब हम एक चीज निकालते हैं इसमें से, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट फाई की, इन सभी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहां से देखो एक बार बायोट सावर्ट लॉ लगाया। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, बोल के देखो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ बच्चे कि यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, साइन थीटा क्या होगा बताओ जरा। जैसे कोई भी ट्राइंगल होती है ना, उसमें हम ये लगाते हैं एल ए एल अपॉन में के ए, लाल बटे कक्का हम छोटी क्लासेज में पढ़ते थे। तो साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो जो थीटा है उसके सामने वाला होता है लंब पर परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, कर्ण कितना है इसका r है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास a बटे में r आ गई। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं कोस थीटा की बात करूं या फिर मैं बात करूं टेंजेंट थीटा की, तो वो मैं आराम से निकाल सकता हूं। इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन फाई या कोस फाई की बात करूं, कोस फाई, तो कोस फाई क्या होगा बताओ, कोस फाई आधार बटे में कर्ण होता है। तो इस वाले के लिए जो फाई एंगल है ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो आधार यहां पे क्या बना a, और अपॉन में कर्ण क्या है यहां पर r है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। अच्छा, इसी प्रकार टेंजेंट फाई की अगर निकालने की कोशिश करूं तो टेंजेंट फाई क्या होगा, टेंजेंट फाई होगा लंब बटे में आधार, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, तो लंब बटे में आधार l बटे में a हो जाएगा, तो l बटे में a हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि ये चीजें हम निकाल क्यों रहे हैं, तो बच्चे ये चीजें हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक तो l की वैल्यू आनी चाहिए, और उस l का जब मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे पास dl आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें dl की वैल्यू रखनी है। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, ये साइन थीटा हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो l है इसको मैं निकालूंगा तो a उधर चला जाएगा, a इंटू में टेंजेंट फाई हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, क्योंकि मुझे तो dl की वैल्यू चाहिए, तो dl हो जाएगा a ऐसे के ऐसे। टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई,
सीकेंड स्क्वायर फाई, और फाई का भी करना पड़ेगा, फाई का हो जाएगा मेरे पास डी फाई। तो बच्चे इतनी ही चीज इसमें समझने की थी। अब हमारे सामने बहुत ही इजीली तरीके से ये निकल जाएगा। अब देखो डीबी की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, डीएल की वैल्यू निकाल ली जो मेरे पास आई ई सेकेंड स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई। ये डीएल की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारी वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूँ अपने हाथ से। देखो dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई ऐसे कैसे रखो अपॉन में आर स्क्वायर भी ऐसे कैसे रखो। डीएल की जगह बच्चों क्या रख दोगे, ए सीकेंड स्क्वायर फाई, ए सीकेंड स्क्वायर फाई। अच्छा जी, साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, ए बटे में आर। साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, ए बटे में आर लिख दोगे। और इस फाई के साथ आ रहा था हमारा डी फाई। तो मेरे पास अब यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक चीज और देखना चाह रहा हूं कि जो जो चीजें एक साथ हैं उनको गुणा करके लिख लेता हूं। तो डीबी की वैल्यू हो चुकी है मेरे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई ए स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। देखो ये ए स्क्वायर और ये आर क्यूब, और यहां पर लिख दिया मैंने सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई, इंटू में डी फाई। अब बच्चे मैं क्या करना चाह रहा हूं कि कोस फाई की जो वैल्यू मैंने निकाली थी ना ए बटे में आर, तो जहां जहां ए बटे आर है उसको मैं कोस फाई लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर ए है और यहां पर आर रहा, तो क्यों ना मैं इस वाले हिस्से को ऐसे लिख दूं आर स्क्वायर इंटू में आर, जो पहले तो था ही ऐसे। अब ये जो ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या लिखूं बताओ, इसकी जगह मैं लिख देता हूं कोस स्क्वायर फाई, क्योंकि ए बटे आर की वैल्यू क्या थी, कोस फाई थी। तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर फाई हो जाएगी। तो डीबी की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बटे में एक आर बच गया है ये वाला, और ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर फाई इंटू में सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई। इतना हो गया। कोस स्क्वायर का उल्टा होता है सीकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से डीबी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है बच्चे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में डी फाई, ठीक है। लेकिन अब मुझे आर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, आर को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आर को मैं उधर लेके जाऊं और कोस फाई को नीचे लेके आऊं। तो ये हो गया ए बटे में कोस फाई, ए बटे में आर, इसकी वैल्यू थी कोस फाई। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, आर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो ये हो जाएगा आर उधर गया कोस फाई इधर आ गया, ए बटे में कोस फाई। तो आर की जगह मैंने लिख दिया ए सीकेंड फाई, क्योंकि कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंड फाई होता है। अब यहां पर पुट कर दीजिए आप, यहां पर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई अपॉन में आर की जगह क्या लिखेंगे ए सीकेंड फाई और इंटू में डी फाई। अब दोबारा से वही कर दीजिए, सीकेंड फाई को ऊपर लेके जाओ, डीबी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए इंटू में कोस फाई और इंटू में डी फाई। बस ये चीजें निकालनी थी आपको, इंटू में डी फाई, ये आपके पास निकल चुकी है और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सिर्फ जस्ट क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। ये देखो मिला के म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए कोस फाई इंटू में डी फाई, ठीक है कि नहीं। ये अब एक बात बताओ मुझे, इसका इंटीग्रेशन हम करें तो कहां से कहां तक करें भाई, इस तार की कोई ना कोई तो बाउंडेशन होगी, कहां से कहां तक निकाले। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तार जो है ना ये फाई 2 एंगल तक जा रहा है, इस पॉइंट से कितने एंगल तक जा रहा है, फाई 2 एंगल तक, और नीचे किस तरफ आ रहा है, फाई 1 एंगल तक आ रहा है। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक करूंगा बच्चे, इसका इंटीग्रेशन भी फाई 1 से फाई 2 तक करूंगा, जो कि मैंने ये यहां पर कर दिया है। अब एक थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि फाई 1 जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए नीचे वाले को हम नेगेटिव निशान के साथ लेके चलेंगे और इससे ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव निशान के साथ। तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन सभी चीजों को जब आप बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में ए। अच्छा कोस फाई का साइन फाई हो जाएगा, और साइन फाई के अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे ऊपर तो क्या रखेंगे बताओ, फाई 2,
और नीचे क्या रखेंगे, फाई 1 रखेंगे। इसकी जब लिमिट रखोगे यहाँ पर तो लिमिट आप आराम से रख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में ए साइन ऊपर वाली लिमिट पहले तो फाई 2 माइनस साइन नीचे वाली लिमिट माइनस फाई 1, नीचे माइनस फाई है ना, और ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, और वैल्यू आ चुकी है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2 या साइन फाई 2 प्लस का साइन फाई 1, ऐसे किसी तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके 2-3 स्पेशल केस बनते हैं। 2-3 स्पेशल केस क्या बनते हैं, पहले तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ए आई साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2, ये वैल्यू आ चुकी बी की, ये वैल्यू आई थी कि नहीं, अभी आई थी। अच्छा, इसमें अगर मैं फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू केस नंबर 1 लेके चलता हूं, फाई 1 और फाई 2 इन दोनों की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले लूं तो साइन 90 कितना होता है बच्चे, 1 होता है, और साइन 90 1 होता है तो 1 यहां पर रख देंगे, 1 यहां पर 2 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन में 4 पाई ए, या इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, एक छोटा सा ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ ये कैसे हुआ, क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा ऐसे आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपने तो देख ही ली कि यदि करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है। भाई ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी ना, तो इसमें देखो ये ऐसे ही हो रही है, ऐसे ही हो रही है। यदि नीचे की तरफ है तो हम नीचे करेंगे, और नीचे करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, तो इसमें इस तरीके से हो जाएगी, तो ये हमारा एरो इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। ओके, देखो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक सर्कुलर लूप ले रखी है, अब सर्कुलर लूप ये पता कैसे है, ऐसे है, सर्कुलर लूप ले रखी है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, और इसमें करंट जो है वो आई पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है, ऐसे देखो, बहुत मुश्किल से एक चूड़ी मार के लाया हूं, इसको तो आप ध्यान से समझना। ये है, ये जो सर्कुलर लूप है ना वो ये ऐसे है, लेकिन ऐसे डायग्राम तो हम बना नहीं सकते, इसलिए डायग्राम हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये है, और इसकी रेडियस कितनी है, ए रेडियस है, और इससे इसके सेंटर से मान लीजिए ऐसे, इसके सेंटर से यहां पर कोई पॉइंट पी दे रखा है हमारा, ये सेंटर पी है, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसिडर कर लिया, एक्स वाई और डीएल कह दिया, ठीक है। तो यहां पर कहां हुआ बताओ, स्मॉल एलिमेंट ये हुआ, ये वाला स्मॉल एलिमेंट, समझ में आ गई बात, तो स्मॉल एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार नीचे भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहां पर छोटा सा, जिसको मैंने नाम दे दिया डीएल डैश। क्या नाम दे दिया, डीएल डैश। वैसे दोनों सेम है, यहां लिख देता हूं मैं, डीएल इज इक्वल टू डीएल डैश, ये दोनों सेम एलिमेंट है, ठीक है। और इस पॉइंट की जो दूरी है वो मान लीजिए हमारी एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला पाइथागोरस थ्योरम बन रही है यहाँ पर 90 डिग्री, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगी कि नहीं बताओ। उसी प्रकार यहाँ पर डीएल एलिमेंट था, ये भी ए थी, क्योंकि इसकी रेडियस तो सेम रहेगी, इस सारे की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये भी x है, ये a है, तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, अब ये यहां पर जो डीएल एलिमेंट है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, डीएल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो हमारा 90 डिग्री है। वो देखो समझो कैसे है, मान लीजिए ये बीच में सेंटर जा रहा था इसका, और इस सेंटर से यहां पर ये वाली जो एंगल है, ये यहां से यहां तक का जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री ले रखा है। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, यदि सूड़ी को छोटा सा तोड़ दिया जाए, यहां से मेरे दोनों अंगूठों के बीच में से जो है इसको छोटा सा तोड़ दिया जाए, और तोड़ने के बाद पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए, मैं इसको खोल के बताता हूं थोड़ा सा, मान लीजिए ये हमने छोटा सा एलिमेंट तोड़ लिया, छोटा एलिमेंट तोड़ लिया, और इन दोनों के बीच में अब एंगल बताओ, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अच्छा, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी इसमें 90 डिग्री रहेगा, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 90 डिग्री रहेगा, यदि मैं इसको झुका के नीचे लाऊं तो
तो भी 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा, चाहे मैं इसको ऐसे कर लूं चाहे मैं ऐसे कर लूं। तो आप ये ही मान के चले फिलहाल कि जो भी डीएल एलिमेंट लिया है और वो पोजीशन वेक्टर जो है, डीएल एलिमेंट हमने छोटा सा कंसीडर कर रखा था, छोटा सा डीएल एलिमेंट कहां था, इस वाली चूड़ी के ऊपर, यहां पर डीएल एलिमेंट था और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। यदि मैं ऐसे कर लूंगा तो भी छोटे से एलिमेंट और जो आर है उन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरी यहां पर 90 डिग्री है। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, यदि समझ में नहीं आया दोबारा देखो एक बार, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया और ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट को अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल देखूंगा तो 90 है, ऐसे देखूंगा तो भी ये 90 है, ऐसे देखूंगा तो भी 90 है, ऐसे देखूंगा तो भी 90 है, हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, कि जो P पॉइंट के ऊपर इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो डीबी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, राइट हैंड रूल से देते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है, इसमें जो डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ये होता है हमारा डीबी। ये किससे होता है, ये होता है बायट सावर्ट लॉ से। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है उसको हम लिख देते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस में आर कैप, डीएल वेक्टर क्रॉस में आर। जो इसकी डायरेक्शन होती है वही हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मुझे एक बात बताओ, जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया था वो यहां पर था, स्मॉल एलिमेंट इसके ऊपर यहां पे था, ठीक है, और आर हमारा ये है, तो इस डीएल है, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल ले रखा है और आर इसकी ऐसे है, तो डीएल इधर हो गया और आर इधर है, बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे ऐसे है। तो डीएल की जब आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डीएल ये डीएल और इसकी आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा और ये मैंने क्या ले लिया, अपना डीबी ले लिया। और उसी प्रकार जब नीचे से करेंगे तो ये डीएल एलिमेंट ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आने के बाद यहां पर ये मेरा क्या हो जाएगा, डीबी डैश हो जाएगा। अब देखो ये एंगल मेरा फाई था, ये एंगल क्या था, फाई मैंने कंसीडर किया था, और ये भी एंगल फाई था, तो एक छोड़कर दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई। बिल्कुल ऐसे देखो, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर और ये दो एंगल फाई है, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस फाई, ये क्या हो गया 90 माइनस फाई। अब ये वापस 90 है तो ये दोबारा कितना हो गया, फाई, ये 90 माइनस फाई, ये दोबारा क्या हो गया, फाई हो गया, ये 90 माइनस फाई, ये दोबारा क्या हो गया, फाई, ये 90 माइनस फाई। तो ये आप एक छोटा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे। तो बच्चे जब ये फाई, ये डीबी है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, डीबी कोस फाई, और ये डीबी साइन फाई, ठीक है। इसी प्रकार इस डीबी की बात करें तो डीबी कोस फाई नीचे आ गया और डीबी साइन फाई ऊपर आ गया। मैं इसको डीबी डैश मान लेता हूं, ठीक है, समझ में आ गई बात, डीबी डैश मान लिया। बस अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो इसमें और भी कोई भी चीज समझने की नहीं थी। इस डायग्राम को अगर आप बेहतर तरीके से समझ गए, यदि नहीं समझे तो इसको वीडियो को दोबारा देखना आप, ठीक है। अब मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में बहुत इजीली तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा बताइए, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई और इसका इंटीग्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, कोस फाई तो इसको आपस में क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या बच गया, डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि इन दोनों को जोड़ क्यों नहीं दे। तो बच्चे यहां पर हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसीडर कर रहे थे, तो ये दो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए तो इनको दो बार कर देंगे। 3 स्मॉल एलिमेंट होते तो यहां पर 3 डीबी साइन फाई कर देते। अगर 5 स्मॉल एलिमेंट होते तो 5 डीबी साइन फाई कर देते, और पूरी के लिए करना होता तो इसका इंटीग्रेशन कर देते। इसलिए हमें यहां पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक स्मॉल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी थी, मैंने ये वैल्यू लिख ली थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मैं यहां पर एक बार दोबारा लिख देता हूं और आप इसको ध्यान से देखना, डायग्राम के साथ हम समझते हुए चलेंगे। डीबी की वैल्यू जो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई इंटू में डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितने लेके चले थे, 90 डिग्री, ये देखो ये ले रखी, और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे थे तो आर की वैल्यू भी मुझे पता है, मैं पुट आउट कर देता हूं। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डीएल और अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब उसका अंडर रूट था, उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास डीबी की वैल्यू आ चुकी है। जैसे ही मैं ये डीबी की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि क्या आ गया आपके सामने,
डी इज इक्वल टू बी डी बी साइन फाई इज इक्वल टू डी बी की वैल्यू रखो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में साइन फाई। इतना ही तो है, बताइए जरा इसके अलावा कुछ है? अच्छा, साइन फाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? साइन फाई की वैल्यू यहां से अगर इस वाली ट्राइंगल के अंदर बात करें, इस वाले ट्राइंगल के बाद, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ? एल ए एल अपॉन में के ए से, लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है ए और कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो मेरे पास साइन फाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। साइन फाई की वैल्यू आप रख दीजिए, आ जाएगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, और 1 और अंडर रूट जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 3/2। और इनका क्या हो रहा था? इंटीग्रेशन। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, b की वैल्यू आ चुकी है म्यू नोट बाहर इंटीग्रेशन से, आई बाहर, a बाहर, 4 पाई बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, और इंटीग्रेशन dl बच गया। अब एक बात बताओ, dl का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इस dl का इंटीग्रेशन, अरे इसकी यदि रेडियस a है तो इस सारे का एरिया क्या होगा मुझे बताओ? या फिर इस टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? 2 पाई a बोलेंगे। तो मैंने इसको यहां पर क्या बोल दिया? 2 पाई a लिख दिया है। ओके, तो b की वैल्यू आ चुकी है म्यू नोट आई a 2 पाई a अपॉन में 4 पाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एक बार कंसोलिडेट करके लिख देता हूं, b की वैल्यू म्यू नोट आई 2 पाई 2 और ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बच्चे? 3/2। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास ये निकल जाएगा म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सारी चीजें मैंने वही लिख रखी है जो मैंने पेन से लिख के दिखाई है। ठीक है, और अब इसमें 1-2 स्पेशल केस बनते हैं। यदि एक्स की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा दूर ले ली जाए तो उस वाले केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, या हम ये कहें कि ए की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तो क्या होगा? तो वो 2-4 केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस में यदि एक्स की वैल्यू हम 0 ले लें तो एक्स पीछे देखो, पीछे की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब हो गया, ऊपर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो यहाँ a बच जाएगा। तो म्यू नोट आई अपॉन में 2 इंटू में a बच गया, तो म्यू नोट आई इंटू में 2 अपॉन में a बच। ठीक है, और इसका ये वाला क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उस वाले केस में ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 थी। कितनी थी बच्चे? 3/2। ए स्क्वायर को यदि नेग्लेक्ट किया तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, नीचे एक्स क्यूब बच जाएगा। तो इस वाले केस में ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और जब डिफरेंट व्यू देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का और करंट की डायरेक्शन का तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार आप व्यू देख लीजिए इसका कि ये कैसे दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद एक छोटा सा केस और देख लेते हैं कि सर्कुलर लूप के ऊपर यदि बी जो है वो सेंटर के ऊपर फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर फाइंड आउट करना है, सेंटर के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 2 इंटू में a। वो कैसे आएगा? देखो, हमने वही तरीका वही है सभी का। एक डीएल स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहां से a दूरी थी, इस पे db कंसिडर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड जो आई की डायरेक्शन है करंट की वो ऐसे है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा? पहले तो बाहर सावर्टर लगाओ, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर। थीटा जैसे मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, डीएल की जगह 2 पाई ले लेंगे, 2 पाई a, और काट पीटने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर ये। समझ में आ गई बात? बोलो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।